हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज के हम प्रीलिम्स के जो फैक्ट्स हैं और करंट अफेयर्स हैं उनको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। आज की डेट है 14th ऑफ February 2024। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू एंड पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस और वेरियस न्यूज़पेपर्स, ठीक है, और जो भी आर्टिकल्स अगर रह जाते हैं तो मैं सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट से वो आर्टिकल्स को कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं हमारे फ्रंट न्यूज़ हेडलाइन से कि फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है ना फिर से स्टार्ट हो गया है और अब वो दिल्ली तक आ गए हैं। दिल्ली की जितनी भी बॉर्डर्स हैं, पंजाब हरियाणा बॉर्डर वगैरह, वो सारी क्या कर दी गई हैं, वहां पे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं जिससे वो दिल्ली में एंटर ना कर पाए। तो इस इशू को हम डिटेल से समझते हैं कि उनकी मांग क्या है और पहले क्या हुआ था। पहले भी तो प्रोटेस्ट हुआ था ना, तो उस प्रोटेस्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जानेंगे। फिर ये दोबारा प्रोटेस्ट क्यों, और ये एमएसपी जो ये मांग कर रहे हैं इसका क्या लॉजिक है, क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं इस चीज के, ठीक है, इसको हम अच्छे से डिटेल में जानेंगे। फिर क्या हुआ देखिए, सितंबर 2020 की बात है। पार्लियामेंट ने 3 लॉ लेके आया जिसका नाम था फार्म बिल्स। ये फार्म बिल्स को इनेक्ट किया गया, यानी कि एक्ट बना दिया गया। तो क्या हो गया था, जो फार्मर्स थे उनका प्रोटेस्ट हो गया कि वो हमारे अगेंस्ट हैं और ये बिल्स को हटाया जाए। ये जो आप बिल्स लेके आए हो या जो ये फार्म एक्ट लेके आए हो ये सरासर गलत है। तो मेन डिमांड क्या हुई कि ये जो फार्म बिल्स आए हैं 3, इनको हटा दिया जाए, ठीक है। तो 2020-2021 में फार्मर्स ने बहुत खतरनाक तरीके से प्रोटेस्ट कर दिया, तो ये काफी लंबा चला था उस टाइम पे। तो मजबूरन क्या हुआ, सरकार को फिर ये जो फार्म बिल्स लेके आई थी इसको रिपील करना पड़ गया था। देखिए मेन डिमांड क्या थी कि ये फार्म बिल्स हटा दो प्लस एमएसपी बिल लेके आओ, जिससे जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स है ना, जो अपने मन मुताबिक प्राइस को जो सब्जी फल या अनाज का जो भी प्राइस है वो लगा देते हैं, तो ऐसा ना हो, उनका जो प्राइस है वो कंट्रोल किया जाए, ठीक है। तो ये चीज हो गई थी, उन्होंने 2 डिमांड रखी थी। तो उसमें से ये जो फार्म बिल है उसको रिपील कर दिया था, लेकिन एमएसपी को सरकार तब भी लेके नहीं आई थी। तो अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, तो ये सेकंड डिमांड को लेकर हो रहा है। देखिए हाल फिलहाल ना सरकार ने 22 क्रॉप्स यानी 22 मैंडेटेड क्रॉप्स पे एमएसपी लगा रखी है। कौन कौन से हैं, देखिए 14 जो हैं वो खारिफ क्रॉप्स हैं और 6 जो है वो आपके राबी क्रॉप्स हैं और बाकी 2 कमर्शियल क्रॉप्स है। कौन कौन से, शुगर केन और कोपरा। यहाँ पे एक बारी आप नजर डाल सकते हैं खारिफ क्रॉप्स कौन कौन से हैं, क्योंकि यूपीएससी आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। पैडी हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, मेज, रागी, कॉटन, तूर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सीसमम, सनफ्लावर सीड्स, नाइगर सीड, ठीक है। और राबी कौन से हो गए, वीट, बार्ले, ग्राम, मसूर, मस्टर्ड और तोरिया, ठीक है। ये सारे जो है इस पे सरकार क्या करती है, एमएसपी देती है। जब सरकार 22 मैंडेटेड क्रॉप्स पे एमएसपी दे रही है, तो किसान सारे जितने भी क्रॉप्स हैं उन पे क्यों एमएसपी मांग रहा है। देखिए यहाँ पे हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस करेंगे जो कि कुछ फेवर में होंगे कि एमएसपी लॉ आना चाहिए, और एमएसपी लॉ क्यों नहीं आना चाहिए, क्यों सरकार रिलक्टेंट है कि एमएसपी को हम सारे क्रॉप्स के लिए लागू नहीं कर सकते। पहले हम देख लेते हैं कि एमएसपी लॉज जो है वो क्यों लाना चाहिए। देखिए एक स्टडी हुई थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के द्वारा, ये 2022 को ये स्टडी हुई थी। तो इसने क्या बोला कि अगर आप एमएसपी सिस्टम लागू करोगे तो ये फार्म की जो इनकम है, फार्मर्स इनकम, इसको 22 से 34% के करीब बढ़ाने की इस मदद होगी इससे। जो आपका मेन मोटिव है ना, फार्मर इनकम बढ़नी चाहिए, डबल द फार्मर्स इनकम, तो ये उसमें क्या करेगा, एक बहुत बड़ी हेल्प करेगा। अगर आपके फार्मर की इनकम बढ़ेगी ना, तो याद रखिएगा
उनका जो मोटिवेशन है ना वो भी बढ़ेगा। बहुत सारे लोग अभी फार्मिंग क्यों छोड़ देते हैं, फार्मर्स भी छोड़ते हैं, हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, वो इंजीनियर बने, है ना, वो डॉक्टर बने। तो अगर उनकी इनकम स्टेबल होगी तो उनका जो मोटिवेशन है ना वो सही रहेगा। अगर मोटिवेशन सही रहेगा तो क्या होगा, फूड सिक्योरिटी में हेल्प करेगा। देखिए 2023 में एक फाओ की रिपोर्ट आई थी, तो इन्होंने क्या बोला था, इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर एंड स्टेबल फार्मर इनकम जो होती है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, जिससे प्रोडक्शन लेवल क्या हो, मेंटेन हो। ठीक है, अब ये क्या करता है, एमएसपी आपकी क्या हेल्प करेगा, इंसेंटिवाइज करेगा प्रोडक्शन में। कैसे, अगर एमएसपी लागू होता है तो क्या होगा, फार्मर्स के पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा होगा। अभी क्या डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है ना, जो भी एकदम मिनिमम प्राइस होगा मार्केट में, तो उस हिसाब से जो फार्मर है वो बेच देता है और उसकी जो इनकम है वो ठीक ठाक उसे नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर एमएसपी लागू हो जाता है तो फार्मर को क्या होगा, फार्मर को थोड़ा ठीक ठाक प्राइस मिलेगा और उसके पास थोड़ी स्पेंडिंग इनकम होगी। जब उसके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम होगी तो वो क्या करेगा, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट करेगा, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आएगा, है ना, फर्टिलाइजर्स जो अच्छे अच्छे होंगे वो लेके आएगा। तो जितना भी जो आपका प्रोडक्शन है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट क्या है, सोशल जस्टिस का। सोशल जस्टिस कैसे, कि आप ना देखो, मंथली इनकम जो होती है ना, एवरेज मंथली इनकम किसकी, ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड इन इंडिया, तो वो अर्बन हाउस होल्ड से क्या है, कम है। तो एमएसपी अगर लागू करते हो तो ये जो गैप है अर्बन हाउस होल्ड्स और एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स के बीच के जो इनकम का, वो क्या होगा, फिल अप होगा ये गैप। कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो कि अगेंस्ट है कि हाँ एमएसपी सारे क्रॉप्स के लिए लागू नहीं होनी चाहिए। इकोनॉमिक बर्डन, देखिए सीएसीपी जो एमएसपी के लिए बहुत बड़ी क्या है, एक कमीशन है। उन्होंने 2021 में एक रिपोर्ट दी थी कि अगर सरकार जो एमएसपी का लॉ है उसको लागू करती है तो सरकार पे 1.1 लाख करोड़ का एडिशनल क्या हो जाएगा, उन पे बर्डन आ जाएगा। एडिशनल बर्डन, जो पहले से फिजिकल उनके पास जो डेट है उनका जो चल ही रहा है, लेकिन लेकिन उससे क्या होगा, 1.1 लाख करोड़ का और एडिशनल क्या हो जाएगा, बर्डन आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है कि मार्केट जो है डिस्टॉर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए इफ्प्री है ना, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, 2020 की स्टडी में ये कहता है जिन क्रॉप्स पे हम एमएसपी देते हैं ना, वो क्रॉप्स क्या होते हैं, फार्मर्स ज्यादा उगाने लगते हैं। तो अगर हम क्रॉप्स पे कुछ दे देते हैं एमएसपी, तो वो क्रॉप्स ज्यादा उगने लगेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, आपका मार्केट ज्यादा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। करप्शन हो जाएगा। करप्शन कैसे होगा, कि मान लो एमएसपी का आपने दे दिया कि हाँ एमएसपी देनी है, सबको पैसा जाना चाहिए, तो क्या होगा, बीच में से लीकेजेस होने लगेंगे, है ना, कहीं कहीं पैसा सैंक्शन नहीं होगा, कहीं पैसा सैंक्शन ज्यादा हो जाएगा, तो करप्शन हो जाएगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज क्या है, पूरा इंडिया ना देखो अलग अलग जोन्स में डिवाइडेड है, यानी कि कहीं कोई क्रॉप उग रहा है, कहीं कोई क्रॉप उग रहा है। नॉर्थ में जैसे अभी जो मिलेट्स हैं वो आपके कहाँ उग रहे हैं, राजस्थान, यहाँ वहाँ उग रहे हैं। ठीक है, कोई शुगर का प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं जूट का प्रोडक्शन हो रहा है। मतलब क्या है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कि पूरे इंडिया में स्टेबिलिटी नहीं है कि हाँ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ क्रॉप पूरे इंडिया में उग रहा है, नहीं, अलग अलग जगह अलग अलग क्रॉप उग रहे हैं। तो आप उस चीज को कैसे मेंटेन करोगे, हो सकता है कहीं सूखा पड़ जाए, हो सकता है कहीं ज्यादा बारिश आ जाए, हो सकता है कहीं नॉर्मल जो आपकी मॉनसून है वो रहे, तो आप इस चीज को मैनेज कैसे करोगे। तो ये क्या हो गया, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज हो गया। इंटरनेशनल ट्रेड इश्यूज क्या होता है, देखिए डब्ल्यूटीओ कहता है अगर तुम एमएसपी देते हो पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा, तो क्या होगा, वो पूरे जो ट्रेड होता है ना वर्ल्ड में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, उसको डिस्टॉर्ट करेगा। तो डब्ल्यूटीओ ना जो सब्सिडीज होती हैं या फिर एमएसपी कह लो, उसको क्या करता है, मोटिवेट नहीं करता है, उसको डीमोटिवेट करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये अगर तुमने एमएसपी सारे क्रॉप्स पे दे दी तो इंटरनेशनल ट्रेड पे क्या होगा, इशू आएगा।
ठीक है, इतना समझ में आया कि आर्ग्यूमेंट क्या है। अब हम थोड़ी आज की बात कर लेते हैं कि आज का इशू क्या है। इशू बस कुछ नहीं, सेम बात है कि पहले सरकार ने बोला था कि नहीं, सरकार ने नहीं, किसानों ने बोला था कि हमारी 2 डिमांड्स है। एक तो रिपील करो फार्म बिल्स को, प्लस कि आप गारंटीड क्या दो, एमएसपी दो। तो पहला तो मान लिया था। अब दूसरा सरकार ने बोला था कि हम कमेटी बिठाएंगे और इस पे चर्चा करेंगे। तो इन लोग की मांग है कि भैया हमसे किसी ने कोई बात ही नहीं करी और हमको एमएसपी चाहिए ही। तो बस इस मुद्दे पे क्या हो गया, फार्मर्स ने दोबारा से प्रोटेस्ट कर दिया है। ये ही आपकी क्या है, डिमांड है। गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है भैया ये जो एमएसपी लॉ है ये फीजिबल नहीं है, हमारे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। अगर हम एक 1.1 लाख करोड़ अगर हम और एडिशनल अपने ऊपर बोझ ले लेंगे, बर्डन ले लेंगे, तो हमारा काम कैसे चलेगा, हम तो कर्जे में और आ जाएंगे, है ना। तो ये सरकार का स्टैंड है। प्रोटेस्ट क्या है, फार्मर ग्रुप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली स्प्लिंटर ग्रुप्स। ठीक है, ये वही बॉर्डर्स पे जो है क्लैश कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। और सरकार कह रही है भैया ये बात करके ये मुद्दा सुलझेगा तो हम क्या करेंगे, थर्ड राउंड ऑफ टॉक करेंगे। ठीक है, ऑपोजिशन अपना फायदा उठा रहा है। तो पूरा मुद्दा सिंपली क्या हो रहा है, पॉलिटिकल हो रहा है। क्योंकि ये लॉजिकल है, कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ये टाइम नहीं है अभी प्रोटेस्ट करने का। क्योंकि बात ये है कि अब कोई लोकसभा का सेशन बचा ही नहीं है, क्योंकि अब इलेक्शंस आने वाले हैं और नई सरकार का क्या होगा, गठन होगा। अगर आप नई सरकार के गठन पे जब लोकसभा का सेशन आने वाला है तब जाके प्रोटेस्ट करते ना, तब तो आपकी मांग को सुना भी जाएगा। अभी प्रोटेस्ट करने का क्या ही मकसद है, अब तो लोकसभा का कोई सेशन ही नहीं होना है, तो तुम्हारी बात को कैसे माना जाएगा, है ना। तो कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। दूसरा आर्टिकल हमारा इकोनॉमिक्स टाइम्स में आया था। क्या है, ढोकरा शिल्प कला से रिलेटेड है। ये आपकी एंशियंट ओल्ड क्राफ्ट है, यानी कि एंशियंट क्राफ्ट है। कितने साल पुरानी है, 4000 साल पुरानी है। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए काफी स्टेप्स उठाए गए हैं। और ये क्यों विलुप्त हो रही है, इस आर्टिकल में हम इसको जाने। आपने एंशियंट हिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा और आर्ट एंड कल्चर में भी एक वर्ड आता है या एक टेक्निक आती है, क्या नाम है उसका, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक। ये क्या होती है, देखिए मान लीजिए वैक्स का हमने एक टुकड़ा लिया, उस वैक्स से मान लो हमने ये फूल बना लिया। ठीक है, अभी वैक्स से फूल बन गया। अब हम क्या करेंगे, या तो हम मेटल लेंगे या फिर हम मिट्टी लेंगे। ठीक है, और इस मेटल और मिट्टी से क्या करेंगे, ये जो आपने वैक्स से फ्लावर बनाया है ना, इसके इसी शेप में ये वाला जो मेटल और मिट्टी है इसको इसका शेप दे देंगे। यानी पहले वैक्स का ये शेप बनाया, फिर इसी के ऊपर इसको शेप दे देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इस चीज को जब आप क्या करोगे, इस चीज को जब आप हीट करोगे तो क्या होगा, आपकी वैक्स क्या है, मेल्ट हो जाएगी। जब ये मेल्ट हो जाएगी तो आपके पास क्या बचेगा, खाली मिट्टी या मेटल का कोई सांचा बचेगा। ठीक है, जब ये सांचा बचेगा ना, उसमें आप जो भी चाहे, जिस धातु से आप अपना ये जो भी आप स्टैचू बनाना चाहते हैं या कोई भी क्राफ्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, उसमें वो धातु डाल दो और उसको क्या कर दो, छोड़ दो, उसको हीट होने दो। तो क्या हो जाएगा, ये धातु शेप ले लेगी इस चीज की। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक। ठीक है, तो ये जो आपका ढोकरा शिल्प कला है ना, ये इसी टेक्निक से बनता था। कब बनता था, 4000 साल पुरानी ये टेक्निक है। तो ये जो ओकर स्टूडियो है ना, छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड, ये क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं ढोकरा शिल्प कला का, जिससे ये अपनी आर्ट को बचा सके। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, निशा बोथरा। 2018 में इन्होंने ओकर स्टूडियो को स्टार्ट किया था, जिससे क्या कर सके, ये ढोकरा शिल्प कला को बचा सके। ठीक है,
ये ढोकरा शिल्प कला के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये 4000 साल पुरानी है, जैसे कि आप जानते हैं। ये कहाँ ओरिजिनेट हुई है? ये सेंट्रल इंडिया में ओरिजिनेट हुई है। किसके द्वारा? ढोकरा दमार ट्राइब्स के द्वारा। ठीक है। अब ये बहुत पुरानी है। कहाँ कहाँ थी? छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में ये है। इसी टेक्निक ऐसी ही टेक्निक और कौन सी है? लॉस वेग कास्टिंग टेक्निक, जिसको सिरे पर्ड्यू भी बोलते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है? आप वेरियस आर्ट क्राफ्ट्स बना सकते हो इससे। तो इसको अब चैलेंज फेस क्यों करना पड़ रहा है? अर्बनाइजेशन की वजह से, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स की वजह से। आजकल बहुत फास्ट तरीके से क्या हो रहा है, आपके जो क्राफ्ट्स हैं वो बन रहे हैं और अलग अलग टेक्निक से बन रहे हैं, जो कि वो काफी इजी टेक्निक्स हैं। ठीक है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, ये जो एंशियंट हमारी प्राचीन जो सभ्यता है, ठीक है, प्राचीन आर्ट एंड क्राफ्ट है, ये क्या हो रहे हैं? विलुप्त हो रहे हैं। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। इसीलिए जो ऑकर स्टूडियो है इनकी हेल्प कर रहा है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है डाउन टू अर्थ। इन्होंने एक आर्टिकल निकाला है, क्या? अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरट्यूनिंग सर्कुलेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। ठीक है। एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या हो रहा है? कोलैप्स हो रहा है। आज हम इस आर्टिकल में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये है क्या, अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरट्यूनिंग सर्कुलेशन। देखिए क्या होता है ना, पूरे वर्ल्ड में कुछ ओशन करेंट्स होते हैं। ठीक है। ओशन करेंट्स के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। ठीक है। यहाँ से आपका क्या जाता है? इक्वेटर से जाता है आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये क्या होता है? वार्म करंट होता है। यहाँ से पानी गर्म होता है। पानी गर्म होगा, फिर ये ऊपर जाएगा। यहाँ से गल्फ स्ट्रीम क्या करेगा? गर्म पानी ऊपर की तरफ ले जाएगा। कहाँ? यूरोप, नॉर्दर्न यूरोप की तरफ। ठीक है। और ऐसे कर करके जो नीचे का पानी गर्म है वो ऊपर की तरफ जाता है। और ये जो लैब्राडोर करंट और कैनरीज करंट है ना, ये कोल्ड करंट है। यानी कि यहाँ से जो ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ आता है। ऐसे करके क्या बनता है? आपका लूप बनता है। ठीक है। इसी लूप को हम क्या कहते हैं? अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरट्यूनिंग सर्कुलेशन ही कहते हैं। ठीक है। तो अब रीसेंट रिसर्च के मुताबिक क्या हो रहा है, ये ओशन करंट का जो सिस्टम है, ये 2025 से लेकर 2095 तक इनके बीच में कोलैप्स हो सकता है। मतलब ये पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है। और इसका रीजन सिर्फ क्या हो सकेगा? ह्यूमन एमिशन, यानी हमारी द्वारा जो भी की गई एक्टिविटीज है ना, उससे क्या हो रहा है? टेम्परेचर पूरा गड़बड़ा रहा है। टेम्परेचर आपका राइज हो रहा है। समझ में आया? ये काम कैसे करता है? देखिए ये काम ऐसे करता है कि नीचे से जो पानी गर्म होता है, जैसे हमने अभी देखा, ये अर्थ है और ये आपका इक्वेटर है। ठीक है। यहाँ से ये गर्म पानी और जो नमकीन पानी है, सॉल्टी वाटर, ये कहाँ ले जाता है? ऊपर की तरफ ले जाता है। फिर ये जो गर्म पानी है जब ऊपर जाता है तो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और भारी होने लगता है, तो ये नीचे यानी कि गिरने लगता है, सबसाइड करने लगता है। ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम? डाउन वेलिंग कर कहते हैं। फिर ये यहाँ पे आपका क्या है? ग्रीनलैंड है, आर्कटिक है। अब क्या हो रहा है? टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो राइज होने के कारण क्या हो रहा है? मेल्ट हो रही है यहाँ की आइस। अब जो ये पानी है वो बहुत ही ज्यादा ठंडा हो रहा है और फ्रेश वाटर आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ जो गर्म पानी आ रहा था, ठीक है, वो पहले ही क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है। तो इस कारण ये पूरा सिस्टम धीरे धीरे गड़बड़ाने लग रहा है। ठीक है। अब हम इसका कुछ एक दो चीजें डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कि ये AMOC जो है ये स्लो हो रहा है, जैसे कि अभी हमने समझा। ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या क्या होगा? अगर ये कोलैप्स कर गया तो इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? ठीक है। AMOC अगर कोलैप्स करेगा तो ये फर्स्ट होगा 16 क्लाइमेट टिपिंग एलिमेंट से जो
कोलैप्स करने वाला है, यानी कि हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने हैं टिपिंग पॉइंट 16। अब आप सोच रहे होगे ये टिपिंग एलिमेंट है क्या? देखिए टिपिंग एलिमेंट सिंपल सी बात है क्या, ये ना कुछ क्रिटिकल और लार्ज स्केल कंपोनेंट्स होते हैं, कहाँ पे, हमारे पूरे अर्थ सिस्टम में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पूरे अर्थ को मेंटेन रखने में। एग्जाम्पल क्या क्या है आपका, एक तो ये एएमओसी है, अमेज़न फॉरेस्ट है, वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट है, साहिल वेस्ट मॉनसून, अफ्रीकन मॉनसून है, इंडियन मॉनसून है, ऐसे करके कितने हैं हमारे पास 16 टिपिंग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर ये कोलैप्स करने लगेंगे तो जो चेंज है ना पूरे अर्थ के सिस्टम में, वो क्या हो जाएगा आपका, रिवर्सिबल हो जाएगा। समझ में आया? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्या है, अर्थ के सिस्टम है। ठीक है, इनको अगर हम कंटेन कर पाए तो ही क्या होगा, आपका अर्थ जैसे चला आ रहा है टेम्परेचर और सिस्टम वैसे ही मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर ये गड़बड़ाता है तो पूरा एटमॉस्फेरिक सिस्टम जो है पूरा गड़बड़ा जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि क्या है, इंडियन एक्सप्रेस से मैंने लिया है, नजूल लैंड का आर्टिकल है। हल्द्वानी में जो अभी बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ ना, वो किसके ऊपर हुआ, ये नजूल लैंड के ऊपर हुआ है। तो ये इसको समझते हैं, नजूल लैंड होता क्या है। नजूल लैंड ना एक्चुअली गवर्नमेंट की ही प्रॉपर्टी कहते हैं, लेकिन इनको गवर्नमेंट सीधी तरीके से क्या एडमिनिस्टर नहीं करती है। तो फिर आप सोच रहे होगे फिर ये कैसी प्रॉपर्टी हुई। देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की जरूरत है इसमें। ब्रिटिश टाइम जब था, या फिर हमारे इंडिपेंडेंस से पहले का टाइम ले लीजिए, तब क्या होते थे, राजा महाराजा होते थे। तो राजा महाराजा क्या करते थे, दूसरे राज्य के साथ लड़ाई करते थे और उनका जो लैंड है वो धीरे से कैप्चर कर लेते थे। तो ये जो लैंड वो कैप्चर करते थे ना, इसी को क्या कहते हैं, नजूल लैंड। तो क्या हुआ, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 के बाद, ब्रिटिश तो चले गए भैया, लेकिन बहुत सी रजवाड़ी जो फैमिलीज थी ना, उनके पास डॉक्यूमेंटेशंस जो थे ना वो सही नहीं थे, मतलब कंप्लीट भी नहीं थे, क्योंकि उनके पास ये जो लैंड है ना उसकी ओनरशिप ही नहीं थी प्रूव करने को। तो इस वजह से ये जमीन नजूल लैंड के तौर पर मार्क की गई, जो कि अब स्टेट गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, वो इसको नजूल लैंड ट्रांसफर रूल्स 1956 के तहत क्या करती है, इसको एडमिनिस्टर करती है या फिर एडजुडिकेट करती है। ठीक है, हर स्टेट के वैसे अलग अलग क्या है नियम है, लेकिन ज्यादातर इस रूल के तहत स्टेट गवर्नमेंट नजूल लैंड को क्या करेंगी, एडमिनिस्टर। सवाल उठता है कि ये जो नजूल लैंड है इसका पर्पस क्या है या फिर इसका यूसेज क्या है। देखिए ये ना अब स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, ग्राम पंचायत के लिए, ठीक है, इन सारी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो नजूल लैंड जो होता है ना, इसको सरकार क्या करती है, लीज भी कर सकती है। लीज का क्या मतलब है, सरकार ना कुछ प्राइवेट लोगों को, इंडिविजुअल्स या कंपनीज को ये कुछ सालों के लिए दे सकती है, यानी कि करीब करीब 15 से 99 साल तक के लिए देगी और बोलेगी कि ये अभी 15 से 99 साल तक ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है। इसके बदले ऐसा मान लीजिए कि ये रेंट सरकार को देते रहेंगे, एक तरीके से रेंटल प्रॉपर्टी टाइप की हो जाएगी, जो कि क्या है, सरकारी है। ठीक है, जैसे ही ये आपका लीज का जो टाइम पीरियड है अगर ये खत्म हो जाता है तो रिन्यूअल का भी सिस्टम अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया किसका, नजूल लैंड का। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है इन्फेक्स एंड टीएम सॉरी। ये क्या है, इसके बारे में आज हम अच्छे से जानेंगे। ये इंडिया का पहला जीनोमिक बेस्ड इन्फेक्शियस डिजीज टेस्ट है, यानी कि ये जीनोम्स के जो भी इन्फेक्शन होते हैं उन डिजीजेस को क्या करेगा, टेस्ट करेगा। केरला में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो पहले समझते हैं कि ये इन्फेक्स एंड टीएम ये है क्या। ये एक रेवोल्यूशनरी नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग
टेस्ट है। यानी कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी जैसे आप हो, आपके डीएनए में सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए ऐसे ऐसे सीक्वेंस बने हुए हैं, ठीक है। अगर हमें पता चल गया कि ये इस जगह क्या है, कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसी है, मान लो आप एंटीबायोटिक्स खाते हो लेकिन आपकी बॉडी ने एएमआर यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, डिवेलप कर लिया। तो क्या इसको पता चल जाएगा इस टेस्ट से कि हाँ, इस पर्टिकुलर एरिया में क्या है, ये एएमआर डेवलप हो गया है, ठीक है। अब ये टेस्ट पता चल गया, अब इसका क्या होगा, आप सीक्वेंसिंग कर सकते हो, यानी कि इस एरिया के जो डिफेक्टिव ये जो डीएनए है, इसको हटा के आप सही वाला सीक्वेंस इंसर्ट कर दोगे, तो ये क्या होगा, प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। यानी कि जो भी प्रॉब्लम थी एएमआर की, वो अब हट जाएगी और आपको दवाइयां क्या करेंगी, फायदा करने लगेंगी। तो ये काफी ज्यादा रेवोल्यूशनरी है। क्यों? जैसे कि हम जानते हैं कैंसर डिजीज हो गए, है ना, और भी जैसे एचआईवी हो गया या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है, उनसे क्या हो रहा है, आजकल उनका डिजीज का कोई भी सोल्यूशन मतलब एक ठोस तरीके से नहीं मिल पा रहा है। तो अगर हम इनकी सीक्वेंस करके पता लगा लें ये है कहाँ, ये डिजीज, और उतने एरिया को अगर हम हटा के सही सीक्वेंस उसमें इंसर्ट कर दे, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो ये क्या पता लगा लिया गया कि हाँ, ये ऐसा पॉसिबल, ये पर्टिकुलरली ना बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस को डिटेक्ट करने के लिए होता है, और ये ना सिर्फ 24 घंटे के अंदर रिजल्ट देता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेगा। सबसे बढ़िया चीज है, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है ना, किसी किसी चीजों के बाद में पता चलता है कि अरे बीमारी बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है, तब कोई सोल्यूशन ही नहीं बचता है। लेकिन अगर ये इतनी जल्दी आपको सोल्यूशन दे दे, बता दे कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम, तो उसका निवारण भी इजीली किया जा सकता है। तो ये काफी ज्यादा रेवोल्यूशनरी है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि कई बार यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या करती है ना, ऐसे पूछ लेगी इन्फेक्स एंड टीएम ये क्या है। तो ये क्या है, ये जीनोमिक बेस इन्फेक्शन डिजीज टेस्ट बनाया है इन्होंने पहली। ये ना एक किट कम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है जो हॉस्पिटल में परफॉर्म किया जा सकता है, और ये मेड इन इंडिया, क्या मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड के तहत बनाया गया है, ठीक है। इससे सिर्फ ऑब्वियसली बात है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, इंडिया को तो फायदा होगा नहीं, है ना, डिजीज तो वर्ल्ड वाइड होते हैं, तो ये सबको फायदा पहुंचाए ऐसी चीज है। तो बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे ये डिस्कस कर लेते हैं। हेल्थ केयर का जो इकोसिस्टम है ना, उसको ये एडवांस करेगा, डायग्नोस पहले कर देगा डिजीज को ही, ठीक है। ये नेशनल गोल ऑफ चैंपियनिंग एंटी माइक्रोबियल लीडरशिप को भी इम्प्लीमेंट करने में मदद करेगा। ये बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव अप्रोच है, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज को डिटेक्ट कर लेगा एक्यूरेसी के साथ और एफिशिएंसी के साथ। समझ में आ रहा है? तो काफी सारे इसके फायदे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, और ये फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल है ये। इसमें क्या बोल रहे हैं, इलॉन मस्क की जो कंपनी है ना, स्पेस एक्स, इन्होंने एक स्टारलिंक का प्रोजेक्ट 2019 में लॉन्च किया था। तो रशिया, जैसे आप जानते हैं, रशिया और यूक्रेन की क्या है, वॉर चल रही है, ठीक है। तो यूक्रेन क्लेम कर रहा है कि रशिया जो है इलॉन मस्क के इस स्टारलिंक प्रोजेक्ट को क्या है, यूज कर रहा है वॉर में। कितनी बड़ी बात है ना। तो इस चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं कि एक्चुअली स्टारलिंक है क्या। देखिए, स्टारलिंक ना एक बहुत सारी यानी कि हजारों करीब सैटेलाइट्स का छोटी छोटी सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टेलेशन है, यानी कि ग्रुप है, जो कि कहाँ पे है, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया है। जैसे कि आप जानते हैं, एक लो अर्थ ऑर्बिट होता है, एक जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है। इसमें हम पहले डिफरेंस समझ लेते हैं। मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे खड़े हो आप ऐसे ही सोच लो, अगर आप जोर से बॉल फेंकते हो ऊपर की तरफ, इतनी जोर के कि वो बॉल क्या है, वापस नहीं आए, ग्रेविटी के ऑपोजिट चली जाए, तो वो कहाँ चली जाएगी, वो लो अर्थ ऑर्बिट में चली जाएगी।
यानी कि वो 2000 किलोमीटर के करीब अर्थ के डिस्टेंस पे है, वो अर्थ के सबसे पास है, एक हाईवे टाइप का समझ लो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारी सैटेलाइट्स को भेजा जाता है, और इससे बड़ा हाईवे यानी कि और दूर पे क्या पड़ेगा आपका, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पड़ेगा। यहाँ पे जो भी आप सैटेलाइट भेजोगे और अर्थ की जो स्पीड है रिवॉल्व करने की, सॉरी रोटेट करने की, वो और ये इक्वल होगी। तो यानी कि अगर हम किसी पॉइंट पे खड़े हैं और हमें सैटेलाइट दिख रही है, वो हमें ऐसा लगेगा कि ये सैटेलाइट यहीं पे है, क्योंकि वो उतनी ही तेजी से घूम रही है जितने की हम घूम रहे हैं। समझ में आया इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? फिर हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये स्टारलिंक के प्रोजेक्ट एक्चुअली है क्या। स्टारलिंक के ज्यादा से ज्यादा 3000 करीब सैटेलाइट्स हैं जो इंटरनेट सिग्नल्स को डेजिग्नेटेड ग्राउंड रिसीवर्स तक भेजती हैं। ठीक है, और इसमें किसी भी ट्रेडिशनल इंटरनेट प्रोवाइडर की तरह ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई भी जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा सैटेलाइट डिश या रिसीवर डिवाइस चाहिए होता है, और इंटरनेट एक्सेस करने के लिए जैसे कि एक सैटेलाइट टीवी समझ लीजिए, है ना। तो ये क्या करेगा, ऐसे एंटीनास होंगे, ये इसको पकड़ लेगा, इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यूक्रेन कह रहा है ये इस चीज का क्या है, यूज कर रहा है रशिया। यूपीएससी इस मुद्दे पे क्वेश्चन नहीं पूछेगी कि यूक्रेन क्या यूज कर रहा है या क्या क्लेम कर रहा है, वो पूछेगी तो इस स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लेगी, ये किसका है या फिर ये क्या है। तो याद रखिएगा ये कॉन्स्टेलेशन है छोटी छोटी करीब सैटेलाइट्स का, इनमें 3000 करीब सैटेलाइट्स हैं जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं फ्रॉम दी सैटेलाइट। ठीक है, इसमें ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं होती है। समझ में आया? तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको काफी कुछ समझ में आया है, काफी कुछ सीखने को मिला है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।